हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी 2011 यूपीएससी आईएएस सोल्व्ड पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन लाभों का हकदार हो जाता है। पहला स्टेटमेंट है, यह संप्रदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना व संचालन कर सकता है। दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। तीसरा है, यह संप्रदाय प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर सकता है। तो क्वेश्चन क्या है कि धार्मिक संप्रदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का अगर दर्जा दिया जाता है तो उसको क्या क्या प्रॉफिट मिलेंगे, क्या क्या लाभ होंगे, ये बताया गया है। उसी से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है। पहला बिल्कुल तर्कसंगत है क्वेश्चन से, इसलिए सही हो जाएगा, और थर्ड भी सही हो जाएगा क्योंकि ये भी रिलेवेंट है। सेकंड स्टेटमेंट रोंग है क्योंकि ये रिलेवेंट नहीं है क्वेश्चन से। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 क्लोज 1 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार है। कहाँ लिखी गई है ये वाली बात कि अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है अल्पसंख्यक वर्ग को। तो ये बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड 1 में दी गई है। अल्पसंख्यक समुदाय प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रमों के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किंतु राष्ट्रपति के द्वारा इस वर्ग के लोगों को लोकसभा में मनोनीत करने का कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान में 6 अल्पसंख्यक वर्ग हैं: ईसाई, पारसी, सिख, मुस्लिम, बौद्ध और जैन। तो राष्ट्रपति को इस संप्रदाय के प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार नहीं है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रोंग होगा। प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम, जब ये 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अल्पसंख्यक समुदाय के सर्वांगीण विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। 15 सूत्रीय कार्यक्रम के मुख्य प्रावधान क्या थे? पहला, एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता। दूसरा, विद्यालय शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना। तीसरा, उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन। चौथा है मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण। पांचवा है अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान, स्कॉलरशिप। छठा है मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षणिक अवसंरचना को उन्नत करना। सातवां है गरीबों के लिए मजदूरी तथा स्वरोजगार योजना। आठवां है तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन। नौवां है आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धि ऋण सहायता। 10वां है राज्य व केंद्रीय सेवाओं में भर्ती। 11वां है ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी। 12वां है अल्पसंख्यक समुदायों की मलिन बस्ती में सुधार। 13 है सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम। 14 है सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन। 15 है सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास। प्रश्न नंबर 2 है भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो ये भारत की संसद का अनुमोदन बिल्कुल अनिवार्य है। इससे रिलेटेड देख लेते हैं हम फैक्ट्स। संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद से विनियोग विधेयक पारित करना जरूरी होता है। क्या होता है? संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद में क्या पारित करना जरूरी होता है? विनियोग विधेयक। अनुदान की मांगों पर मतदान होने व उन्हें पारित करने के शीघ्र बाद लोकसभा में विनियोग विधेयक पुनः स्थापित किए जा सकते हैं। कब? अनुदान की मांगों पर मतदान होने और उन्हें पारित करने के शीघ्र बाद क्या होते हैं? लोकसभा में विनियोग विधेयक पुनः स्थापित किए जा सकते हैं। विनियोग विधेयक के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है जिसके द्वारा संचित निधि से धन निकाला जा सके। प्रत्येक विनियोग विधेयक धन विधेयक होता है। क्या होता है? धन विधेयक। प्रत्येक विनियोग विधेयक होता है। संचित निधि है संविधान के अनुच्छेद 266 क्लोज 1 में
भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि के बारे में उल्लेख किया है। दोनों ही के बारे में इसमें बताया गया है, भारत की और राज्य की संचित निधि के। अगला पॉइंट है, भारत सरकार के द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के करों, व्यक्तिगत आयकर, निगम आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क के साथ साथ गैर कर राजस्व जिसमें आता है लाइसेंस शुल्क तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लाभों तथा सरकार के द्वारा ट्रेजरी बिल जारी करके लिया गया ऋण, आंतरिक और बाह्य ऋण तथा अन्य समस्त धनराशि जो दिए गए ऋण की अदायगी से भारत सरकार को प्राप्त होती है, उन सभी धनराशियों से मिलकर भारत की संचित निधि बनती है। इससे बनती है भारत की संचित निधि, इन सभी आय से मिलकर। प्रश्न नंबर 3 है, करों व सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा जमा होता है। कहाँ से? भारत की संचित निधि से होता है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा जमा होता है भारत की संचित निधि से। ये बात कहाँ दी गई है? आर्टिकल 266 क्लोज 1 में। प्रश्न नंबर 4 है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो क्या होता? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है अगर वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो। क्यों होता है ऐसा, इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाया जाता है। यह वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्र सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के फाइनेंशियल मिनिस्टर के द्वारा। क्योंकि सरकार का निर्माण उसी दल या दलों के गठबंधन के द्वारा होता है जिसकी सरकार होती है, जिसे लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। अतः यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो इसका तात्पर्य होता है कि सरकार का लोकसभा में बहुमत नहीं रह गया है, मेजोरिटी नहीं रह गई है। तो लोकसभा में बहुमत नहीं रह जाने पर प्रधानमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र करना पड़ता है। मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र फिर वह कर देता है। प्रश्न नंबर है 5, 5th, लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका स्टेटमेंट 1 है, स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्वेश्चन से मेल खाता नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट है, लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है। किससे? व्यय पक्ष से, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवृत्ति दोनों सम्मिलित होते हैं। इसलिए यह स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है और ये मैच करता है प्रश्न से। इसकी व्याख्या, विनियोग अधिनियम द्वारा ही भारत की संचित निधि से कोई धन निकाला जा सकता है। अतः सरकार विनियोग विधेयक को हर हालत में नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में 1 अप्रैल से पहले पारित करा लेती है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब बजट प्रक्रिया 1 अप्रैल से पहले संपन्न नहीं हो पाती है। इसके लिए जब तक बजट प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है उस दौरान व्यय के लिए लेखा अनुदान पारित कर धन की व्यवस्था की जाती है। चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन से पहले व नई लोकसभा तथा नई सरकार के गठन होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग व व्यय व्यवस्था के लिए अंतरिम बजट का प्रावधान किया जाता है। लेखा अनुदान सरकार के व्यय पक्ष से संबंधित होता है। किससे? व्यय पक्ष से, जो बजट प्रक्रिया पूरी न होने के चलते व्यय व्यवस्था करने के लिए पारित किया जाता है। चूंकि बजट प्रक्रिया पूरी न होने की स्थिति में किसी भी सरकार के समक्ष उपस्थित हो सकती है, अतः लेखा अनुदान का प्रावधान स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सरकारों के द्वारा किया जा सकता है। और यहाँ स्टेटमेंट 1 में दिया गया है कि स्थायी सरकार लेखा अनुमोदन का प्रावधान करती है जबकि स्थायी और अस्थायी दोनों कर सकती है। लेखा अनुदान पारित करने का कारण व्यय के लिए धन की व्यवस्था करना होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय और प्राप्तियों दोनों का विवरण होता है, जो कि सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है।
ये सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है। व्यय पक्ष मात्रा से संबंध होता है लेखा अनुमोदन सरकार के बजट के। अंतरिम बजट सामान्य बजट से इस रूप से अलग होता है कि उसे चुनावी वर्ष में नई सरकार के गठन तक की अवधि के लिए किया जाता है। आगे नई सरकार अपने हिसाब से बजट प्रस्तुत करती है। प्रश्न नंबर 6 है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा, वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। व्याख्या है इसकी, वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है। गठन राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। 5 वर्ष या उसके पहले आवश्यकता अनुसार इसका गठन होता है वित्त आयोग का। और वित्त आयोग के कार्य है, वित्त आयोग के द्वारा संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और राज्यों के बीच ऐसे आगमों को क्या होता है, अलॉटमेंट होता है, आवंटन होता है। वित्त आयोग भारत की संचित निधि में से राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में क्या करता है, बताता है। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिका और पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय करता है। राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह देता है। राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है, वित्त आयोग को और सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह देता है।